हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्विया प्लाथ एज अ कन्फेशनल पोएट, आप उसका आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिल्विया प्लाथ वॉज एन अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिल्विया प्लाथ जो थी वो एक अमेरिकन पोएट थी, नॉवलिस्ट थी और शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। She is credited with advancing the genre of confessional poetry. उनको इस बात का क्रेडिट दिया गया था कि उन्होंने कन्फेशनल पोइट्री के जॉनर को बहुत आगे बढ़ाया था। प्लाथ वॉज बॉर्न इन 1932 इन बॉस्टन। प्लाथ का जन्म बॉस्टन में हुआ था। कब? 1932 में। एंड डाइड एट अ वेरी यंग एज ऑफ 30 बाय सुसाइड। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही छोटी उम्र में, जब वो सिर्फ 30 साल की थी। सुसाइड किया था उन्होंने। She kept a journal from the age of 11 and published her poems in regional magazines and newspapers. वो अपने साथ एक जर्नल रखती थी जब से वो 11 साल की थी और अपनी पोएम्स को उसमें नोट डाउन करती थी और अपने पोएम्स को पब्लिश करवाती थी जो उनकी रीजनल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स होते थे उसमें। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स कोलोसियस वॉज पब्लिश्ड इन 1960। उनके जो पहले कलेक्शन था पोएम्स का, उसका नाम था कोलोसियस। उसमें उनकी पोएम्स जो थी वो पब्लिश्ड हुई थी। कब? 1960 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जाता है ऑप्शनल क्वेश्चंस में कि उनकी जो कलेक्शन था पोएम का उसे उसका नाम क्या था। हम बताएंगे कोलोसियस। इट इज़ हर ओनली वर्क दैट वाज पब्लिश्ड व्हेन शी वाज अलाइव। ये उनका एक लौता वर्क था जो पब्लिश्ड हुआ था जब वो जिंदा थी। बाकी जो उनके वर्क्स थे वो तब पब्लिश हुए थे उनकी डेथ के बाद। She used her poetry to talk about her struggles, feelings and experiences in a very honest way. उन्होंने अपने पोइट्री को यूज़ करा था अपने स्ट्रगल्स के बारे में, फीलिंग्स के बारे में और एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए, बहुत ही ऑनेस्ट वे में। मतलब उन्होंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी थी, कुछ मोल्ड करके नहीं बताया था। जैसा उनकी लाइफ में चल रहा था उसको उन्होंने अपनी पोइट्री के थ्रू हमें बताने की कोशिश की है। She didn't hold back. She wrote about everything from her sadness and depression to her hopes and dreams. उन्होंने अपने कोई भी फीलिंग्स को पीछे नहीं रखा था। उन्होंने सब चीज़ों के बारे में लिखा था, अपनी सैडनेस से डिप्रेशन तक से लेकर अपनी होप्स और ड्रीम तक के बारे में। हर पोएम्स गिव्स अस अ क्लोज लुक एट हर इनर थॉट्स एंड इमोशंस। उनकी पोएम्स जो थी वो बताती हैं उनके अंदर के थॉट्स के बारे में और इमोशंस के बारे में। और पोइट्री के इसी स्टाइल को हम कहते हैं कन्फेशनल पोइट्री। दिस स्टाइल ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड कन्फेशनल पोइट्री। अब बताते हैं कन्फेशनल पोइट्री एक्चुअल में होती क्या है। कन्फेशनल पोइट्री इमर्ज्ड इन द मिड 20th सेंचुरी एज अ लिटरेरी मूवमेंट। कन्फेशनल पोइट्री जो थी वो उभर कर आई थी 20th सेंचुरी के मिड में। कैसे? एज अ लिटरेरी मूवमेंट। वो एक लिटरेरी मूवमेंट था। This method challenged traditional poetic rules and aimed for raw authenticity. ये मेथड जो है, जो पुराने टाइप के ट्रेडिशनल पोइटिक रूल्स होते थे उनको चैलेंज करता है और एम करता है रॉ, मतलब बहुत ही प्योर, अच्छी सी, जो कुछ नया हो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में। It explores themes like mental illness, trauma, familial relationships, and self-discovery. Her famous confessional poetry. She wrote about these feelings in her poem Daddy, where she talks about her relationship and experiences with her father. उन्होंने ये जो सारे थीम्स होते हैं ना कन्फेशनल पोइट्री के, इन सबको एक पोएम के अंदर इंक्लूड करा है जिसका नाम है डैडी, जिसके अंदर उन्होंने अपने और अपने फादर के रिलेशनशिप और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया है। ऑटो प्लाथ, जिनके फादर का नाम है, हर फादर डाइड व्हेन शी वाज 8 years old. उनके फादर की मृत्यु हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल की थी। In this poem, Plath has developed somewhat of an electro complex. इस पोएम के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स को दिखाया है। Plath reveals that she has mixed emotions toward his death. प्लाथ ने ये रिवील करा है कि उनको मिक्स्ड इमोशंस थे अपने फादर की डेथ की तरफ। She portrays her father as a Nazi repeatedly throughout the poem, referencing his German tongue, neat mustache, and his Aryan eye.
पूरी पोयम के अंदर उन्होंने बार-बार अपने फादर को एक नाज़ी के रूप में दिखाया है और रेफ़र करा है उनकी जर्मन टंग, उनकी क्लीन मुस्टैच मतलब मूंछें और आर्यन आई से। Herself she depicts as a Jew. Such imaginary is employed a sort of oppressor-obsessed relationship between her and her father. Another aspect of the poem that reveals Plath's attachment to and difficulty with her father's memory is its nursery rhyme-like qualities. जो दूसरा एस्पेक्ट हम इस पोएम के बारे में देखते हैं वो है प्लाथ का अटैचमेंट नर्सरी राइम्स की तरफ। उन्होंने काफ़ी सारी और काफ़ी फेमस नर्सरी राइम से मिलते-जुलते जो लाइन्स हैं ना वो अपने पोएम्स में इंक्लूड करी हैं। पहली कुछ लाइन द फर्स्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द पोएम रिमाइंड्स वन ऑफ पॉपुलर नर्सरी राइम ऑफ द ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू। एक बहुत पॉपुलर नर्सरी राइम है ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शू। उसकी जो लाइन्स है उससे काफ़ी सिमिलर लाइन्स जो हैं वो इस पोएम की स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स से मिलती हैं। शी रिवील्स द इमेंस इम्पैक्ट हर फादर्स एब्सेंस हैज़ हैड ऑन हर लाइफ। वो बताती हैं कि उनकी फादर की डेथ के जो बाद एब्सेंस थी, उनकी कमी थी उनकी लाइफ में और उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। The poem additionally admits that Plath tried to replace her father with her husband. पोयम आगे बताती है, एडमिट करती है कि प्लाथ ने कोशिश करी थी अपने फादर की एब्सेंस को रिप्लेस करने की अपने हस्बैंड के थ्रू। डैडी is the most effective confessional poetry and it can be found in one of Plath's collections of poems entitled Ariel. डैडी पोयम जो थी बहुत ही इफ़ेक्टिव कन्फेक्शनल पोइट्री में आती है और वो आपको प्लाथ की कलेक्शंस में जो उनकी पोयम की कलेक्शंस है जिसका नाम है एरियल उसमें मिल जाएगी। द कलेक्शन कंटेन्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ पोएम्स। इस कलेक्शन के अंदर काफ़ी सारी और पोएम्स भी आपको मिलेंगी। इसी के साथ ये आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपको कुछ चेंजेस या फिर कुछ भी डाउट हो सो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।